चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी पोस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग केवीएस पेडागोजी की सेकंड यूनिट है। इसमें हमने क्या क्या कर लिया है? कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। उसके बाद आपका जो पहला टॉपिक है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। इस पर मैंने एक बेस वीडियो बनाया है, यानी कि एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है तीनों पर्सपेक्टिव्स पर। तो उस वीडियो को आप बिल्कुल डिटेल में देखिएगा। और उसके बाद हमने किया था बिहेवियरिज्म, किसके स्पेशल रेफरेंस में इंप्लीकेशन की बात की गई है। जो जो सब टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इन सभी के स्पेशल रेफरेंस में हमने बिहेवियरिज्म को किया था। और आज ये केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड हमारा 18th लेक्चर होगा। इसमें हम उसी सेम प्रोसेस में, जिस तरह से हमने बिहेवियरिज्म को किया था, उसी सेम प्रोसेस में, यानी कि जो जो सब टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उसी प्रोसेस से हम कॉग्निटिविज्म को डिस्कस करेंगे। इस संदर्भ में इंप्लीकेशन की बात की गई है। रोल ऑफ टीचर, लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड पावर। इन सभी के संदर्भ में इंप्लीकेशन पूछा गया है। तो कॉग्निटिविज्म में इन सब का क्या इंप्लीकेशन रहेगा, उन सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिविज्म का इंप्लीकेशन देखेंगे। कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म पर जो बेस वीडियो है, यहाँ आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर किए हैं। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, आज हम जो इंप्लीकेशन करेंगे वो इंप्लीकेशन आपको समझ नहीं आएगा। कॉग्निटिविज्म के संदर्भ में जो हम टीचर का रोल या लर्नर का रोल क्या रहेगा, उनको हम समझेंगे, तो वो आपको तभी समझ आएगा जब आप उस बेस वीडियो को देख लेंगे। ये मैं आप लोगों को दिल से आपको सच्चाई बता रही हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद ही इस इंप्लीकेशन को समझिएगा, ठीक है? तो कॉग्निटिविज्म है क्या? देखिए, कॉग्निटिविज्म क्या है? लर्निंग का एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है जिसमें मेंटल प्रोसेसेस पर फोकस किया जाता है। यानी कि जब बच्चा कोई भी चीज सीखता है या कोई नॉलेज को एक्वायर करता है, तो जो हमारा मेंटल प्रोसेस है, हमारी जो संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, जो हमारा कॉग्निशन है, उसका अहम रोल होता है। जबकि बिहेवियरिस्ट वाले क्या कहते हैं, यानी कि जो व्यवहारवादी है, जो बिहेवियरिज्म है, वो क्या कहता है? बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं कि नहीं, यानी कि मेंटल प्रोसेसेस का अहम रोल नहीं है, जबकि बच्चे के सीखने में किसका अहम रोल है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी कि बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है। और रीइंफोर्समेंट की बात उन्होंने की है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात उन्होंने की है, यानी कि बच्चे को जैसा सिखाया जाएगा उसी तरह का वो व्यवहार करना सीख जाएगा। व्यवहारवादियों का मानना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो माइंड होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की भांति होता है। तो जैसा हम उसको सिखाएंगे, जैसा वो इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करेगा, वो उसी तरह से सीखेगा। लेकिन कॉग्निटिविज्म वाले क्या कहते हैं कि कॉग्निशन या मेंटल प्रोसेसेस का अहम रोल होता है बच्चे के सीखने में या नॉलेज को एक्वायर करने में। आज हम कॉग्निटिविज्म का इंप्लीकेशन क्या रहेगा, किसके स्पेशल संदर्भ में हम बात करेंगे। रोल ऑफ टीचर, लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड पावर। इन सभी के स्पेशल रेफरेंस में हम इंप्लीकेशन देखेंगे कॉग्निटिविज्म। तो सबसे पहले बात करेंगे रोल ऑफ टीचर, यानी कि कॉग्निटिविज्म में टीचर का जो रोल है वो किस तरह का होगा। तो देखिए, कॉग्निटिविज्म में टीचर का रोल क्या रहेगा? एक फैसिलिटेटिव रोल रहेगा, यानी कि स्टूडेंट्स या लर्नर्स की हेल्प करेगा, किसमें? टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स, यानी कि नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करने में टीचर का जो रोल होगा वो एक फैसिलिटेटिव रोल रहेगा। टीचर एक सहायक के रूप में बच्चों की हेल्प करेगा। साथ ही टीचर रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्रिएटिंग अ लर्निंग इन्वायरमेंट दैट इज चैलेंजिंग एंड स्टिमुलेटिंग, यानी कि टीचर क्या करेगा? बच्चों के लिए एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जहां बच्चे अच्छे से सीख सकें, और साथ ही उनको स्टिमुलेट करेगा, उनको उत्तेजित करेगा, उनको सीखने के लिए क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। तो जो इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा टीचर, वो किस तरह का होगा? चैलेंजिंग और स्टिमुलेटिंग। साथ ही टीचर क्या करेगा? बच्चों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उनको प्रॉपर फीडबैक भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेगा। और साथ ही टीचर जो होगा कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंग
टीचर को अपने सब्जेक्ट मैटर की, यानी कि टीचर जो है अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए, और साथ ही टीचर को जो है लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो एवरी पर्सन एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड, यानी कि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट है, तो जो भी टीचिंग मेथड टीचर यूज करेगा वो उनकी नीड ऑफ लर्नर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स में वो कुछ अडेप्टेशन कर सके, कुछ चेंजेज कर सके, यानी कि एक ही मेथड का यूज टीचर यहाँ पर नहीं। जबकि रोल ऑफ टीचर की अगर हम बात करें बिहेवियरिज्म में, हमने क्या देखा था कि जो टीचर का रोल था वो एक ऑथोरिटी फिगर का था, यानी कि टीचर जैसा बच्चों को सिखाएगा बच्चे उसी तरह से सीखें। नेक्स्ट है रोल ऑफ लर्नर। देखिए कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंग लर्नर का जो रोल है वो किस तरह का होगा, वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का रोल रहेगा, यानी कि जो लर्नर होगा वो बिल्कुल एक्टिव रहेगा। जबकि बिहेवियरिज्म में हमने देखा था जो लर्नर का रोल था वो एक पैसिव रिसीवर का था, यानी कि टीचर ने जो कुछ समझाया बच्चे ने उसको उसी तरह से ग्रहण कर लिया। लेकिन कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंग जो लर्नर है उसका रोल किस तरह का रहेगा, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का रहेगा, वो अपने लर्निंग प्रोसेस में बिल्कुल एक्टिव रहेगा, साथ ही मोटिवेट रहेगा और लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली इंगेज रहेगा। साथ ही जो लर्नर है या जो स्टूडेंट है वो कोई भी अगर न्यू इंफॉर्मेशन को सीखना चाहता है या किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता है तो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उनके पास जो भी प्रियोर नॉलेज और एक्सपीरियंस है, इनकी किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी पूर्व ज्ञान उसके पास है, जो भी एक्सपीरियंस है, उनको भी वो अप्लाई करेगा। साथ ही अपनी लर्निंग को जो है वो मॉनिटर और रेगुलेट करेगा टाइम टू टाइम या अकॉर्डिंग टू नीड, यानी कि अपनी लर्निंग में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। देखिए टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप किस तरह का रहेगा, तो कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉग्निटिविज्म में जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप रहेगा वो कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रहेगा, यानी कि बच्चे टीचर की रिस्पेक्ट भी करेंगे और टीचर भी उनके प्रति जो है सहयोगात्मक भाव रखेगा, कोलैबोरेशन की फीलिंग रहेगी, कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो रहेगा टीचर और स्टूडेंट का। ठीक है, टीचर को एक ऑथोरिटी फिगर की भांति यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि किसकी तरह देखा जाएगा, एक फैसिलिटेटर, यानी कि जो बच्चों की लर्निंग में सहायता करेगा, एक फैसिलिटेटर का रोल रहेगा टीचर का, जो कि बच्चों को गाइडेंस और सपोर्ट प्रदान करेगा, किसके लिए, टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स, यानी कि नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करने में बच्चों की सहायता करेगा, उनका सपोर्ट करेगा, उनको गाइड भी करेगा टाइम टू टाइम। साथ ही जो लर्नर्स रहेंगे उनको इंकरेज किया जाएगा ताकि वो टीचर से क्वेश्चन पूछे और साथ ही डिस्कशन जो भी क्लास में हो उसमें भी वो इंगेज रहे, और टीचर जो भी फीडबैक बच्चों से मिलता है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करे और टाइम टू टाइम उनको गाइड करे। तो ये जो रिलेशनशिप है, इस तरह का रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट का रहेगा कॉग्निटिविज्म में, एक तरह से कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रहेगा। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड। देखिए टीचिंग मेथड्स की चॉइस की अगर हम बात करें तो कॉग्निटिविज्म क्या सजेस्ट करता है कि डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को यूज करना चाहिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए, यानी कि जो लर्नर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो उनके लिए एक ही तरह के टीचिंग मेथड्स का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, डिफरेंट इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि बच्चे जो है नॉलेज और स्किल को एक्वायर कर सकें। तो इसमें जो मेथड्स होंगे वो किस तरह के हो सकते हैं, लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज और हैंड ऑन एक्टिविटीज का प्रयोग इसमें किया जा सकता है एक टीचर के द्वारा, यानी कि जो टीचिंग मेथड्स होंगे वो इफेक्टिव होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, एक ही तरह के टीचिंग मेथड का प्रयोग नहीं किया जाना। नेक्स्ट है क्लासरूम इन्वायरमेंट। देखिए क्लासरूम इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंग जो क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा वो किस तरह का होगा, कंड्यूसिव टू लर्निंग, यानी कि जो इन्वायरमेंट होगा क्लास का वो कंड्यूसिव होगा, जहां पर बच्चे अच्छे प्रकार से सीख सकें, इस तरह का वातावरण क्लास का रहेगा। इट शुड बी स्टिमुलेटिंग एंड चैलेंजिंग। देखिए ये स्टिमुलेट भी करेगा, यानी कि बच्चों को उत्तेजित करेगा, उनमें जिज्ञासा पैदा करेगा सीखने के लिए, और साथ ही बच्चे के सामने कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, क्योंकि जब तक बच्चों के सामने चैलेंजेस नहीं रहेंगे तो उनमें किसी चीज के प्रति क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होती। ठीक है, साथ ही बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, कुछ डिस्कवर कर सके। अब बच्चों को
एक्सप्लोर और डिस्कवर करने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की भी आवश्यकता होगी। तो जो भी रिसोर्सेज उनको चाहिए नॉलेज और स्किल को एक्वायर करने के लिए, वो भी बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा वो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिससे बच्चों की जो लर्निंग है वो बेहतर हो। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर एटसेट्रा। तो देखिए डिसिप्लिन और पावर की अगर हम बात करें तो कॉग्निटिविज्म क्या सजेस्ट करता है कि जो डिसिप्लिन और पावर होगा उसको एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज किया जाएगा। यानी कि टीचर क्या करेगी, टीचर जो है एक पॉजिटिव और स्पोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी बच्चों के लिए, जो इन्वायरमेंट बच्चों को इंकरेज करेगा रिस्क लेने के लिए। यानी कि बच्चों को रिस्क लेने के लिए इंकरेज किया जाएगा ताकि बच्चे रिस्क लेंगे तो वो कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, और गलतियां जब बच्चे करेंगे तो उन गलतियों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो एक जो इन्वायरमेंट होगा वो किस तरह का रहेगा, पॉजिटिव और सपोर्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट टीचर के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। और डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो इस तरह का डिसिप्लिन होगा जो बच्चों को, यानी कि लर्नर्स जो है इस तरह से बिहेवियर करें, एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, इस तरह से उनको गाइड किया जाएगा। इस तरह का नहीं होगा बिहेवियरिज्म की तरह की भी कंट्रोल डिसिप्लिन रहेगा कि आपको जैसा बता दिया आपको वैसा करना है, नहीं। यहाँ पर कॉग्निटिविज्म में जो डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का रहेगा, यानी कि बच्चों को गाइड किया जाएगा ताकि वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। इसके अलावा वो अपने खुद के बिहेवियर को खुद रेगुलेट करना सीखें, इस तरह से उनको इंकरेज किया जाएगा। पावर की अगर हम बात करें तो जो पावर होगी वो सिर्फ टीचर के पास नहीं होगी, टीचर और लर्नर दोनों के बीच शेयर हो जाएगी। जैसा कि बिहेवियरिज्म में हमने देखा था कि जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर के पास है। ठीक है, यानी कि टीचर एक ऑथोरिटी फिगर है, टीचर ने जैसा बोला बच्चे उसी तरह से ओबे करेंगे। तो कॉग्निटिविज्म में जो पावर है वो क्या होगी, टीचर और लर्नर दोनों के बीच शेयर हो जाएगी। टीचर क्या करेगा, लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा, यानी कि बच्चों को सिखाने में उनकी सहायता करेगा, और जो लर्नर्स होंगे वो भी, उनका भी लर्निंग में एक्टिव रोल रहेगा। ठीक है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल टीचर ने जैसा बता दिया वैसा ही करेंगे, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ अपने व्यूज रख सकते हैं, तो इस तरह का नहीं होगा। एक डोमिनेटिंग बिहेवियर टीचर का नहीं रहेगा। जो पावर होगी टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच से रहेगी। टीचर भी मतलब टीचर फैसिलिटेटर होगा और जो लर्नर होंगे वो एक्टिव रहेंगे, यानी कि लर्निंग प्रोसेस में उनका अहम रोल रहे। तो कॉग्निटिविज्म का जो इम्प्लीकेशन पूछा गया है, यानी कि किसके स्पेशल रेफरेंस में टीचर, लर्नर, टीचिंग मेथड, क्लासरूम इन्वायरमेंट, पावर, डिसिप्लिन, इन सब के संदर्भ में क्या इम्प्लीकेशन रहेगा कॉग्निटिविज्म का, उसको हमने बिल्कुल डिटेल में किया है। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कॉग्निटिविज्म के अंतर्गत जितनी भी थ्योरीज होंगी उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो उन थ्योरीज को आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझना पड़ेगा कि कॉग्निटिविज्म में कौन कौन सी थ्योरीज हैं। ये सारी कॉग्निटिविज्म की जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी मेरे चैनल पर है, यानी कि इनसाइट थ्योरी है या जो भी कॉग्निटिविज्म के अंतर्गत जितनी भी थ्योरीज आएंगी वो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। उन थ्योरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछा जाएगा, तभी आपका कॉग्निटिविज्म का जो टॉपिक है वो बिल्कुल डिटेल में होगा। तो उन थ्योरीज को भी आप जरूर कीजिएगा। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए, आप लोगों को पता चल जाए कि भाई क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटाकॉग्निशन इज नॉट करेक्ट। यानी कि मेटाकॉग्निशन के बारे में एक स्टेटमेंट सही नहीं है, वो स्टेटमेंट आपको बतानी है। यानी कि जो स्टेटमेंट गलत है मेटाकॉग्निशन के बारे में वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है। यानी कि हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको खुद एनालाइज करना, उसको समझना, उसके बारे में अवेयर रहना, यानी कि अपना हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके बारे में थिंकिंग करना, वो होता है मेटाकॉग्निशन। यानी कि अपने थिंकिंग, अपने थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में अवेयर रहना, दैट इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। तो स्टेटमेंट क्या क्या है, मेटाकॉग्निशन हेल्प्स इन रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ऑन नॉलेज। यानी कि जो मेटाकॉग्निशन है वो क्या करती है, किसी को अपने ज्ञान को प्रतिबिंबित यानी कि रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है। मेटाकॉग्निशन इज अ लोअर ऑर्डर नॉलेज, यानी कि एक लोअर ऑर्डर की नॉलेज होती है। मेटाकॉग्निशन रेगुलेट्स कॉग्निशन एंड लर्निंग, यानी कि मेटाकॉग्निशन जो है कॉग्निशन और लर्निंग को रेगुलेट करती है। मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी कि खुद की सोच के बारे में सोचना, वो होता है मेटाकॉग्निशन। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मेटाकॉग्निशन में क्या होता है, यानी कि अपनी खुद की नॉलेज के बारे में रिफ्लेक्शन डालना, उसके
बारे में अपने आप को एनालाइज करना, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में एनालाइज करना, तो ये बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है, क्योंकि जो मेटा कॉग्निशन है वो एक लोअर ऑर्डर की नॉलेज नहीं होती, कैसी होती है, हायर ऑर्डर की नॉलेज होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा कि जो मेटा कॉग्निशन है वो एक लोअर ऑर्डर की नॉलेज है, वो बिल्कुल नहीं होती, एक हायर ऑर्डर की नॉलेज होती है। और मेटा कॉग्निशन में कॉग्निशन और लर्निंग को रेगुलेट किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और मेटा कॉग्निशन का मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में थिंकिंग करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। fill in the blank. Thinking about our own thinking is a key component of our own ability to regulate our own learning process. यानी कि कौन सा कंपोनेंट है जिसमें हम अपनी थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करते हैं। ठीक है, हम अपने थॉट प्रोसेस के बारे में सोचते हैं, उसको समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि हमारे लर्निंग प्रोसेस को रेगुलेट करता है। अटेंशनल प्रोसेस, रिटेंशनल, कॉग्निशन या मेटा कॉग्निशन। तो देखिए, अटेंशन का मतलब किसी चीज के प्रति ध्यान देना। ठीक है, रिटेंशनल का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना, रिटेन करना। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, संज्ञान, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से चीजों को प्रोसेस करता है, किस तरह से चीजों को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, या किस तरह की जो नॉलेज है, वो जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे ब्रेन में किस तरह से डेवलप होती है। मेटा कॉग्निशन क्या होता है, जिसमें व्यक्ति जो है अपने ओन यानी कि खुद के थॉट प्रोसेस को एनालाइज करता है, समझता है, उसके बारे में अवेयर होता है, यानी कि अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके बारे में थिंकिंग करना, दैट इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher want to facilitate cognitive monitoring skills among his students. Which of the following should be avoided by him for this purpose? यानी कि जो शिक्षक है, एक जो टीचर है, वो अपने छात्रों के बीच संज्ञानात्मक निगरानी कौशल को सुगम बनाना चाहता है, तो इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। यानी कि वो कॉग्निटिव मॉनिटरिंग स्किल्स को फैसिलिटेट करना चाहता है स्टूडेंट्स में, तो कौन सी चीज उसके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन सी चीज उसको नहीं करनी चाहिए कॉग्निटिव मॉनिटरिंग स्किल्स को फैसिलिटेट करने के लिए। फर्स्ट है डिसमिसिंग एरर्स विदाउट डिस्कशन, यानी कि जो एरर्स हैं, यानी कि जो बच्चा गलतियां करता है उसको बिना किसी डिस्कशन के डिसमिस कर देना। ठीक है, यानी कि खारिज कर देना। आइडेंटिफाइंग व्हाट डज नॉट मेक सेंस, जो समझ में नहीं आता उसकी पहचान करना है, भाई जो चीज समझ नहीं आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है मेकिंग इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस ऑफ आंसर्स, यानी कि उत्तरों की सहज भविष्यवाणी करना, जो भी आंसर्स है उनको इंट्यूटिव तरीके से यानी कि सहज भाव से उनका प्रेडिक्शन करना। सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड सेल्फ टेस्टिंग, यानी कि खुद से क्वेश्चन करना और अपने आप को टेस्ट करना। तो कौन सी चीज जो है कॉग्निटिव मॉनिटरिंग स्किल्स को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं करेगा एक टीचर। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, डिसमिसिंग एरर्स विदाउट डिस्कशन, यानी कि जो भी गलतियां बच्चा कर रहा है उनको बिना किसी डिस्कशन के उनको बिल्कुल अवॉइड कर देना, यानी कि जो गलतियां हैं उसके बारे में बच्चे को बताना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं मिस्टेक्स के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। तो जो एरर्स है उनको डिसमिस नहीं कर देना है डिस्कशन किए बगैर, उन पर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होने के बाद उनको साइड करना है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए, ये क्वेश्चन जो है थ्योरी से रिलेटेड मैंने यहाँ ऐड किया है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को थ्योरी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ये जो थ्योरी है कॉग्निटिविज्म के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जो ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके 3 स्टेजेज हैं, इनमें से कौन सी स्टेज है जो कि ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की नहीं है। तो अगर आप लोगों को थ्योरी पढ़ी होगी, आप लोगों ने स्टेजेस आप लोगों को पता होगा, तो आप क्विकली आंसर कर पाएंगे। इन एक्टिव स्टेज, आइकोनिक, इंट्यूटिव या सिंबॉलिक स्टेज। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। इंट्यूटिव स्टेज जो है ब्रूनर के द्वारा नहीं दी गई है। 3 स्टेज की बात उन्होंने की है अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, इन एक्टिव, आइकोनिक और सिंबॉलिक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय, यानी कि संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है। ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसका अहम रोल होता है, किसके द्वारा सपोर्टेड होता है। फर्स्ट है कंडक्टिंग रेलिवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, यानी कि जितनी बार संभव हो सके प्रासंगिक और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए परीक्षणों का आयोजन किया जाना चाहिए। तो सिर्फ टेस्ट का आयोजन करने से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प नहीं मिलती, ये ऑप्शन आपका गलत है।
प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज दैट रीइंफोर्स ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि जो पारंपरिक तरीकों को सुदृढ़ करने वाली गतिविधियां हैं उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो जो ट्रेडिशनल मेथड को रीइंफोर्स करने वाली एक्टिविटीज हैं उससे भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प नहीं मिलती। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। प्रोवाइडिंग आर रिच एंड वेरिड इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बच्चे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसके इन्वायरमेंट का अहम रोल होता है। तो अगर इन्वायरमेंट रिच है, बहुत अच्छा है और साथ ही वेरिड है, यानी कि उसको विकास के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो वहां पर बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। क्योंकि प्याजे का भी मानना है कि इन्वायरमेंट का अहम रोल होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इन्वायरमेंट का अहम रोल होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। और इंडिविजुअल एक्टिविटीज पर फोकस किया जाना चाहिए एज कंपैरिजन टू कोलैबोरेशन, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल एक्टिविटीज पर फोकस करने से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज दैट इंडिविजुअल हैव देयर ओन थिंकिंग एंड हाउ दे देमसेल्व्स लर्न इज कॉल्ड, यानी कि नॉलेज दैट इंडिविजुअल हैव देयर ओन थिंकिंग, यानी कि अपनी थिंकिंग के बारे में नॉलेज होना और साथ ही वो किस तरह से सीखते हैं उस चीज के बारे में थिंकिंग करना, वो क्या कहलाता है? कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन, डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज। तो कॉग्निशन क्या होता है? देखिए, कॉग्निशन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर हमारा जो ब्रेन है वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से डेवलप करता है। मेटा कॉग्निशन में क्या होता है, यानी कि अपनी खुद की थिंकिंग के बारे में एनालाइज करना, उसको समझना, अपने थॉट प्रोसेस को समझना और उसके बारे में थिंकिंग करना, वो होता है मेटा कॉग्निशन। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा, क्योंकि अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना, अपनी थिंकिंग के बारे में नॉलेज होना, उसको हम क्या कहेंगे? मेटा कॉग्निशन। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है? यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो फैक्ट्स को कलेक्ट करता है, ठीक है, एक तरह से डिस्क्रिप्टिव नॉलेज या बेसिक नॉलेज की बात हम इसमें करते हैं। और जो प्रोसीजरल नॉलेज होती है उसमें क्या होता है? किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क या किसी पर्टिकुलर स्किल के बारे में किस तरह से परफॉर्म करना है, उसको हम कहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा कि नॉलेज दैट इंडिविजुअल हैव देयर ओन थिंकिंग एंड हाउ दे देमसेल्व्स लर्न, यानी कि किस तरह से वो अपनी थिंकिंग के बारे में नॉलेज लेते हैं और किस तरह से वो सीखते हैं। तो इस चीज को क्या कहा गया है? मेटा कॉग्निशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म को डिस्कस कर लिया है। अब सेम पैटर्न पर हम कंस्ट्रक्टिविज्म को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।